हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिशोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है सरफेस केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिशोषण। भाई मैं हेडिंग डाल रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। एडजोर्प्शन, ओके एडजोर्प्शन, क्या बात है सर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशोषण। सर नाम तो सुना सुना लग गया, ये पहले कभी हमने पढ़ा है, दिमाग में ऐसा विचार आ रहा आप लोगों के, है ना। एडजोर्प्शन अच्छा क्या होता है? एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना। कपड़े पर धूल का जमा होना अधिशोषण कहलाता है। कोई परिभाषा याद? बस सर कर ली यार, ये तो बहुत छोटी परिभाषा है। कपड़े पर धूल का जमा होना अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल वाई मैं लिखवाऊंगा, यानी कि एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। चलिए पहले मैं लिख दूं डेफिनेशन, फिर इसके बाद समझाते हैं इस चीज को। यानी कि एक पदार्थ के अणुओं का, ठीक है सर, एक पदार्थ हाँ के अणुओं का, एक पदार्थ के अणुओं का, ठीक है, दूसरे पदार्थ पर, दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लिख दो, सतह पर लिख दो, पर मैं लिखूंगा एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया, जमा होने की प्रक्रिया को, जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई? जमा होने की प्रक्रिया को एडजोर्प्शन कहते हैं, एडजोर्प्शन कहते हैं, ठीक है सर। यार नाम तो बड़ा शानदार है, ठीक है, प्रक्रिया को एडजोर्प्शन कहते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस को ये डेफिनेशन याद नहीं होगी? सबको याद हो जाएगी क्योंकि इजी है। अब एग्जांपल बताऊंगा ना, समझ जाओगे। और कौन कौन से एग्जांपल हैं ऐसे हैं भाई एडजोर्प्शन के? और कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे दीवार पर रंग का जमा हो जाना, लड़कियों के चेहरे पर मेकअप का जमा हो जाना। देखा ना कभी आपने? ये मोटी परत लड़की के चेहरे पर चिपकी हुई होती है, बाहर से देखने में ब्राइट, अगर मेकअप हट जाए तो ब्लैक है। बस वो वाला भी एग्जाम्पल इसी का ही होता है, एडजोर्प्शन का। चलिए तो एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एडजोर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास एक ठोस गेंद ले ली मैंने, ठीक है। अब जब इसको आप पानी के अंदर डाल दोगे ना, या फिर इसको आप खुला छोड़ दोगे वायु में, ठीक है, तो क्या होगा? धूल के कण जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे? जमा होना शुरू हो जाएंगे इस टाइप से। अच्छा बताओ, तुम खुद बताओ यार, ये सही है नहीं? एग्जाम्पल ये राइट है नहीं? ये बताओ जरा पहले यार, तुम खुद से सोचो, मेरी मत देखो, तुम खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है। तो एक पदार्थ के अणुओं का, एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर या दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एडजोर्प्शन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, आराम से याद कर लोगे, है ना। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये होता है एडजोर्वेट। याद करो ठीक से, इस चीज को याद करो, एडजोर्वेट, ठीक है भैया, एडजोर्वेट। और ये क्या चीज है? ये है एडजोर्वेंट, एडजोर्वेंट, ठीक है, यानी कि अधिशोषक। और ये है अधिशोषित पदार्थ, इसको कहते हैं अधिशोषित पदार्थ, और ये है अधिशोषक, ठीक है। द्रवों में, गैसों में और तुम्हारे पास ठोसों में ये प्रक्रिया बड़ी आसानी से होती है, ठीक है। अरे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एडजोर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर इसमें एक चीज़ और है, ये बता दो, ये एडजोर्वेट क्या होता है? एडजोर्वेट क्या होता है यार? ये भी तुम्हारे कोई पूछने वाली बात है? इसकी परिभाषा तो तुम खुद लिख लोगे अपने आप। जल्दी बताओ कि ये एडजोर्वेट, इसको हिंदी में कहते हैं अधिशोषित पदार्थ। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कभी कहोगे यार सर ये तो इंग्लिश में लिख दिया, हमें तो हिंदी में लिखना था। अधिशोषित पदार्थ, ओके चलो, अधिशोषित पदार्थ डाल दिया मैंने हेडिंग। क्या होता है? जमा होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एडजोर्वेट कहते हैं, जमा होने वाले पदार्थ को। जैसे कपड़े पर धूल का जमा होना, तो धूल क्या हो गई? एब्जोर्वेट, है ना। तो यानी कि एडजोर्वेट हो गई हमारी धूल। तो कपड़े पर धूल का जमा होना, यानी कि इसकी डेफिनेशन हमारी ये रहेगी कि जमा होने वाले पदार्थ को, जमा होने वाले पदार्थ को, जमा होने वाले
पदार्थ को हम क्या बोलते हैं भाई, पदार्थ को एडजोर्वेट कहते हैं, ठीक है, एडजोर्वेट कहते हैं, एम राइट, एडजोर्वेट कहते हैं। ओके ओके ओके, क्या ये डेफिनेशन याद होगी कि यार जमा होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एडजोर्वेट कहते हैं? कि ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे? पक्का सोच लो एक बार। अरे सर ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी, ये याद नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एडजोर्वेट आ गया हमारा भैया, डाल दो फिर से अगेन हेडिंग। इसके बारे में बात करते हैं, एडजोर्वेंट के बारे में। अब यार ये एडजोर्वेंट क्या होता है भाई? ये जो एडजोर्वेंट है इसको कहते हैं हिंदी में अधिशोषक, ठीक है। ये क्या है? अधिशोषक। अच्छा ठीक है, यानी कि कपड़ा, धूल का कपड़े पर जमा होना, तो कपड़ा क्या है? अधिशोषक। तो वह पदार्थ जिस पर एडजोर्वेट जमा होता है एडजोर्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एडजोर्वेंट, ठीक है। यानी कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिस पर क्या होता है? वह पदार्थ जिस पर एडजोर्वेट, ठीक है, एडजोर्वेट क्या होता है? जमा होता है, जमा होता है, क्या कहलाता है हमारा? जमा होता है, क्या कहलाता है भैया? एडजोर्वेंट कहलाता है, ठीक है, एडजोर्वेंट कहलाता है, एडजोर्वेंट कहलाता है। अरे यार ये थोड़ा नीचे हो गया, सही करके लिखो, एडजोर्वेंट कहलाता है ना। ये एक डेफिनेशन थी, कर लोगे ना इसको याद। बस अगर शॉर्ट में पूछेगा तो इतना पूछेगा आपसे कि एडजोर्प्शन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि अधिशोषण पर कमेंट कीजिए। और लॉन्ग में पूछेगा तो मैं लिखवाने वाला हूँ, घबराओ मत। तो वह पदार्थ जिस पर एडजोर्वेट क्या होता है? जमा होता है, एडजोर्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोगे आप तो भाई फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है सिलिका जेल द्वारा। देखा आपने सिलिका जेल है भैया? नहीं देखा? सिलिका जेल द्वारा, ये कोई बालों पे लगाने वाला जेल नहीं होता। सिलिका जेल जैसे कि आप मार्केट से ब्रांडेड कपड़े लाओगे खरीद के, आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हो जो कि बॉक्स में होता है, डिब्बे में पैक होता है, उसके अंदर आपको एक हल्की सी छोटी सी ना पुड़िया मिलेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, बस वही क्या होता है? सिलिका जेल होता है। और सिलिका जेल जो होता है वो नमी को आने नहीं देता, ठीक है। ये हर एक सामान के अंदर लगभग मिलती है ना। तो सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, नमी का अधिशोषण, ठीक है। लड़कियों के चेहरे पर पाउडर का अधिशोषण लिख सकते हो, कपड़े पर धूल का जमा होना, दीवार पर पेंट का जमा होना, ठीक है। ये सब क्या है? अधिशोषण के एग्जाम्पल होते हैं। तो सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, ठीक है। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल, एक और काम चल जाएगा, एग्जाम्पल और आता है इसका, वो आता है आपने कहीं पढ़ा होगा प्लेटिनम। ये सब केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, ठीक है सर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का क्या होना भाई? जमा होना, ठीक है। ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना। जल्दी फास्टली मुझे ये बताओ कि इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, एक मैंने हाइड्रोजन गैस ली है। जल्दी बताओ कि इसमें एडजोर्वेट और एडजोर्वेंट कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या है? एडजोर्वेंट है, और हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है, तो ये क्या है? एडजोर्वेट है। तो समझने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एडजोर्वेंट यानी कि अधिशोषक है, और गैस क्या है? अधिशोषित पदार्थ है, जिसको आप हिंदी में अधिशोष्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा कारण क्या है? एक दो कारण भी दे दो, कारण बहुत लंबा होता है लेकिन मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, ठीक है, समझ जाओगे आप, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ये समझ में आया? आप लिख लेना यहाँ पे कि यार सर ये जो है ना, ये एडजोर्वेंट है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये क्या है हमारा? एडजोर्वेंट होता है। ये गैस जो होती है ना हमारी, ये वाली गैस, ये क्या होती है? ये एडजोर्वेट होती है ना, एडजोर्वेट होती है। लिख लो साइड में कहीं के, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या है? एडजोर्वेंट होता है, और गैस क्या होती है? एडजोर्वेट होती है ना। चलिए अब रीज़न क्या? रीज़न जरा मैं ना सबसे पहले मैं उसमें देखता हूँ, उसमें किसमें? मैं वाटर लेता हूँ,
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वाटर है। ओके ओके, चलिए ये मेरा क्या है भाई, वाटर है। ठीक है, इस टाइप से मैंने क्या लिया, ये वाटर, ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसमें एक पॉइंट बताऊंगा आपको, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझा दूंगा, समझ जाओगे आप एक बार में, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बस। ठीक है, ये मेरे पास क्या, इस समय जल जो है ना, जल, वो इस समय मैं लूँगा यहाँ पर एडजोर्वेंट। वाटर क्या है मेरे पास इस समय, एडजोर्वेंट मैंने मान लिया है ना, यानी कि ये मेरे पास अधिशोषक हो गया। अब ध्यान देना, भीतर जो होता है ना, भीतर जो आकर्षण बल होते हैं वो संतुलित होते हैं। ये भीतर क्या होते हैं, ये भीतर जो आकर्षण बल होते हैं ना, वो संतुलित होते हैं। यहाँ लिख देंगे हम संतुलित आकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पे जो बल है वो संतुलित आकर्षण बल लगा हुआ है। लेकिन अगर आप पृष्ठ की बात करोगे, आकर्षण बल, लेकिन अगर आप पृष्ठ की बात करोगे तो यहाँ पर ये फोर्स लगेगा इधर को, फिर फोर्स लगेगा इधर को, और फिर फोर्स लगेगा इधर को, और कुछ फोर्स लगेगा इधर को, कुछ ये इधर को लगेगा। अब इसमें और इन दोनों में अंतर चेक करो जरा, क्या है इसमें और इसमें अंतर चेक करो। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल है, खींचने वाला बल है, वो कैसा है, असंतुलित है, जबकि भीतर क्या है, संतुलित है। कहने का मतलब ये है कि अधिशोषक के भीतर आकर्षण बल जो होता है वो संतुलित होता है, लेकिन पृष्ठ पर जो होता है वो असंतुलित होता है। और संतुलित होने के लिए, ठीक है, दूसरे पदार्थों को अपनी ओर खींचता है ताकि वो बैलेंस हो जाए। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा अधिशोषण होता है। धूल के कण जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, सतह पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। कभी कदार आप ध्यान से देखना, आप 2 या 3 दिन के लिए पानी को एक कंटेनर में रख दो, ड्रम में रख दो, या फिर आप किसी भी सामान बर्तन में रख दो, तो देखोगे तो ऊपर एक हल्की सी लेयर जमा हो जाती है, पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है। लेयर का मतलब जब हटाओगे तो ऐसे हटाओगे हाथ से, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, वो लेयर जम गई है। और जो ये तुम्हारे पास असंतुलित आकर्षण बल होता है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है अपने आप को। ठीक है, समझ गए। और हटाओगे ना लेयर को तो देखोगे यार पानी नीचे बिल्कुल साफ है, ये हिसाब होता। चलिए मैं लिख दे जाऊँ, यानी कि अधिशोषक के भीतर, लाइन पे फोकस करना ठीक से। ओके सर, अधिशोषक के भीतर, अधिशोषक के जो भीतर की बात जब मैं करूँगा तो अधिशोषक के भीतर जो आकर्षण बल होते हैं ना, अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं, आकर्षण बल, वो कैसे होते हैं भाई, बैलेंस होते हैं, यानी कि संतुलित होते हैं, संतुलित होते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। परंतु अगर हम बाहर की बात करेंगे, परंतु पृष्ठ पर, काय पर, सरफेस पर आ जाते हैं हम, परंतु सरफेस पर, ठीक है, आकर्षण बल जो होते हैं ना वो असंतुलित होते हैं। आकर्षण बल कैसे होते हैं, असंतुलित होते हैं। ठीक है, असंतुलित होते हैं, राइट। ओके ओके ओके, असंतुलित होते हैं। ठीक है, जो ये असंतुलित, यानी कि ये जो बल होते हैं ना, ये बल, क्योंकि यह बल संतुलित होने के लिए, यह बल संतुलित होने के लिए एडजोर्वेट को क्या करता है, आकर्षित करता है, एडजोर्वेट को अधिशोषित करता है। ठीक है, अधिशोषित करता है, जिस कारण से हम क्या बोलते हैं, जिस कारण अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है। आप बाइक को खड़ा कर दो रास्ते पर, देखोगे कुछ घंटे, 2 घंटे 3 घंटे बाद बाइक के सरफेस पे क्या होती है, धूल जमा हो जाती है ना। वो सब क्या अधिशोषण घटना के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अधिशोषण के भीतर आकर्षण बल कैसे होते हैं, संतुलित होता है, परंतु सरफेस पर कैसे होते हैं, आकर्षण बल असंतुलित होते हैं। यह बल संतुलित होने के लिए एडजोर्वेट को क्या करते हैं, अधिशोषित करता है, जिस कारण क्या होता है, अधिशोषण होता है। ये उष्माक्षेपी होता है, ध्यान देना। अधिशोषण चाहे फिजिकल एडजोर्प्शन हो या केमिकल एडजोर्प्शन हो, यानी कि भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी आगे करवाएंगे चीज़ को। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, यहाँ पर काम में आएगा कि अधिशोषण जो होता है ना, जो मेरे पास ये अधिशोषण होता है वो क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, चलिए, उष्माक्षेपी होता है। क्या बात है भाई। चलिए, तो यार इसके ना मैंने क्या बोला कि मैं इसके प्रकार लिखवा दे दिया हूँ कि अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है मेनली, वैसे तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमें पढ़ने हैं मेनली जो टॉपिक दे रखा है वो फिजिकल एंड
केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंट को लेकर चलेंगे हम, समझ जाओगे, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो डाल दो हेडिंग अधिशोषण के प्रकार, ठीक है। ओके ओके ओके, अधिशोषण के प्रकार, ठीक है सर। अधिशोषण के प्रकार, जल्दी बताओ बेटा, अधिशोषण कितने प्रकार का होता है सर? अधिशोषण, हाँ बताओ। अधिशोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। चलिए, 2 प्रकार का होता है, हाँ होता है। पहला नंबर क्या है सर? पहला नंबर जो होता है ना, वो होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण जो कि हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री में मेनली टॉपिक दे रखा है ना। और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, है ना, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। ओके ओके, चलिए यहाँ तक डाला जो है हेडिंग, उतार लो, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, ले ले स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रेज, पक्का समझ में आया? ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट तो नहीं है, अरे यार सिंपल सा पॉइंट है, समझ जाओगे आराम से। चलिए ख़त्म कर देते हैं। अब दोनों में ना मैं डिफरेंट टाइप में करवा दूंगा, समझ जाओगे। फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को मैं डिफरेंट टाइप में करवा दूंगा और वो आपकी समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा टॉपिक है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ओके ओके, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके सर, ओके ओके ओके, चलो ज़रा ध्यान से देखो, आ गया समझ में क्या होता है एडजॉर्प्शन? डेफिनेशन याद हो गई? छोड़ोगे तो ना इस टॉपिक को, छोड़ना भी मत, आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। चलिए एक तरफ डालता हूँ मैं भौतिक अधिशोषण, ठीक है। ओके, भौतिक अधिशोषण, ठीक है सर। आपने एक तरफ डाला भौतिक अधिशोषण, और भाई दूसरी तरफ डालता हूँ मैं, इतनी जगह काफ़ी है, हाँ सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये हमारा, रासायनिक अधिशोषण। ये नहीं होगा, ये थोड़ा इधर करो, ऐसे करके, ये रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये होता है, और इधर डाल देंगे हम नेचर, नेचर मतलब गुण डाल देंगे, प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण इसके होंगे, ठीक है। चलिए ओके, तैयार, रेडी। तो अगर पेपर में भौतिक अधिशोषण के बारे में पूछे तो इसके बारे में लिखा हो, रासायनिक पूछे तो इसके बारे में लिखा हो, अलग करके आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ में जरा फोकस करना ठीक से। सबसे पहला आता है प्रकृति, नेचर आ जाता है ये प्रकृति, ठीक है। अब प्रकृति में कैसा होता है तो तुम्हें पता है कि जो एडजॉर्बेट होता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण है तो भौतिक बल कमज़ोर होता है। कपड़े पर धूल का जमा होना एक भौतिक अधिशोषण है, आसानी से झाड़ोगे कपड़ों को झड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं वो कपड़ों से एक दुर्बल वंडर वाल फोर्स, जिसको आप बोलते हो भौतिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। बड़ी आसानी से झाड़ने पे एडजॉर्बेट क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट होता है ना, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। एडजॉर्बेट जो होता है वो एडजॉर्बेंट की सतह पर वीक वंडर वाल फोर्स, वीक, ठीक है, वंडर वाल फोर्स, ठीक है, द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और इधर जो होता है ना, उधर, ये पहला नंबर है भाई इसका, ठीक है। इधर जो होता है एडजॉर्बेंट जो होता है, लाइन पे ध्यान देना, जो इधर एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेट होता है वो एडजॉर्बेंट की सतह पर, ठीक है, सतह पर स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्ड बोल दिया मैंने, स्ट्रोंग केमिकल बॉन्ड द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। चलिए ये जुड़ा होता है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहला। दूसरा नंबर आता है एंथैल्पी या उष्मा आ जाता है, ठीक है, उष्मा आ जाता है, हीट, एंथैल्पी। चलिए
तो इसकी उष्मा ज़्यादा होती है या इसकी उष्मा ज़्यादा होती है? तो सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है, तो हीट यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पर हीट कैसी होगी? कम होगी। तो इस अधिशोषण की उष्मा क्या होती है? इस अधिशोषण की ऊर्जा कम होती है। देखते हैं कितनी होती है, लिख दे रहा हूँ मैं। इस अधिशोषण की जो ऊर्जा होती है ना, की जो ऊर्जा होती है कम होती है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कम होती है। ओके, तो कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल तक। और इस अधिशोषण की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्यान देना, इस अधिशोषण की जो ऊर्जा होती है, इस अधिशोषण की जो ऊर्जा आती है वो अधिक होती है। अधिक कितनी होती है वो भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अधिक होती है, कितनी होती है जल्दी बताओ फास्टली। तो किसी बुक में मिलेगा तुम्हें 30 से 240 तक, और किसी बुक में मिलेगा तुम्हें 80 से, ठीक है, 240 किलो जूल प्रति मोल तक। तो कई बुकें होती हैं, कई बुकों में अलग अलग दे रखा होता है। चलिए, थर्ड नंबर आता उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, तो इसमें से एक उत्क्रमणीय होता है और एक अनुत्क्रमणीय होता है। जल्दी बताओ, फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होगा या रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होगा? तो कहने का मतलब आपका सिंपल सा होगा, ये वाला उत्क्रमणीय होता है, ये वाला कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। कपड़े पर धूल लगी, झाड़ दो, फिर से धूल लग जाएगी, फिर झाड़ दो, फिर से धूल लग जाएगी, फिर झाड़ दो। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास? उत्क्रमणीय होता है, बार बार प्रोसेस हो रही है। लेकिन ये जो है उत्क्रमणीय नहीं होता, ये बेल्डिंग टाइप का होता है, एक बार लगा दिया बेल्डिंग, बस जम गया, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, तो यह उत्क्रमणीय होता है, फोकस करें लाइन पर, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और ये क्या, ये जो होता है ये वाला, यह अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा? अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय होता है और ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस और है, फोर्थ नंबर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो सिंपल सी बात है, ताप जितना बढ़ाओगे भौतिक अधिशोषण उतना कम होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, आप लिख सकते हो कि ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? रीजन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अंतर लिख पा रहा हूँ टाइप में, बस बहुत है इतने। अधिशोषण क्या होता है? हमेशा घटता है, ठीक है। और ये जो होता है ताप बढ़ाने पर जो हमारा ये रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण जो होता है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। पहला बढ़ता है और बाद में जब ताप ज़्यादा हो जाता है तो फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहला बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन मैंने ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करा डायरेक्टली। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है और ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता। दाब बढ़ाओगे, दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा? भौतिक अधिशोषण पर दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे ना, गैस जो है वो ठोस की सतह पर उतनी ज़्यादा जमा होगी। जितनी ज़्यादा गैस दाब बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जमा होगा वो ठोस के सतह पर। तो दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण हमेशा बढ़ता है, ठीक है। और दाब का रासायनिक अधिशोषण पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान देना। चलिए, फिफ्थ नंबर है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ओके सर, ओके। तो दाब बढ़ाने पर जो आपका ये भौतिक अधिशोषण है, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। चलिए, मैं लिख दे दिया हूँ, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। और भैया रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर इनडायरेक्टली करते हो तो पड़ सकता है, लेकिन सीधा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि दाब बढ़ाने पर, ठीक है, रासायनिक अधिशोषण पर, चलो डंडा लगा दो यार, डंडा लगा भी सकते हो, छोड़ देना, कुछ बुकों में आता, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण हमेशा क्या होता है? दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण घटता है, वो अधिशोषण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पर
कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज़ और है, छठा नंबर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी बताओ फास्टली। भाई ये बताओ कि अगर मैंने पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मैंने एडजोर्वेंट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो भौतिक अधिशोषण घटेगा बढ़ेगा? ये सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। जितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा एडजोर्वेट होगा, जितना बड़ा एडजोर्वेंट होगा उतना ज़्यादा एडजोर्वेट जमा होगा। ठीक है, पहले इतना था पदार्थ मतलब कम जमा होगा, इस पर धूल, मान लो कपड़ा इतना बड़ा था, धूल कम जमा होगी, और कपड़ा जब आपने इतना बड़ा कर दिया तो धूल क्या होगी, ज़्यादा जमा होगी। सिंपल सी बात है ना। तो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों बढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर। ठीक है, तो किसका, अधिशोषक का, अधिशोषक यानी कि एडजोर्वेंट, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक है, और भैया ये भी सेम कहानी है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, रासायनिक अधिशोषण भी क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। दोनों बढ़ते हैं, ये पास बहुत है, बढ़ता है। 5 नंबर बहुत हो गए हमारे, इससे ज़्यादा मुझे करवाने भी नहीं है। ठीक है, इतनी काफ़ी है। ओके, समझ में आया, कुछ आ गया। ओके, ज़्यादातर तो पेपर में यही पूछता है, इससे हट के नहीं पूछता कुछ भी। ओके, तो ये एडजोर्प्शन हमारा पूरा फाइनल हो गया। किसे कहते हैं एडजोर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजोर्प्शन, दोनों के दोनों मैंने करवा दिए। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का वर्णन कीजिए। और ये मैंने कर दिया बहुत शॉर्ट तरीके में, है ना। कर दोगे ना, लिखे होगे ना, पेपर में आ गया तो चलिए कर दें मैं इसको रोज। अच्छा एक चीज़ और रह गई है यार, मैं एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन और करवा दूँ मैं, क्या पता ये वाला फंस जा। ठीक है, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, हटा दें फिर इसको, पक्का। ठीक है, ओके, 6 नंबर बहुत हो गए ना हमारे, हैं भाई। अभी 2 नंबर हो रह गए हैं, विशिष्टता रह गई है हमारी, और अधिशोषित पदार्थ की प्रकृति रह गई है। चलो रह गए तो बहुत है यार, 6 नंबर बहुत हो गए, इतने काफ़ी है, इतनी कर लो, यही बहुत है। चलिए ओके 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 ओके, अब ना एक चीज़ और करवा दे रहा हूँ यार मैं आपको, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। ठीक है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, ये और करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अवशोषण में अंतर, ज़्यादा लंबा ना, 3 पॉइंट लूँगा बस। एक तरफ डाल दो अधिशोषण, ठीक है, और एक तरफ डाल दो आप अवशोषण, डाल दो ज़रा हेडिंग, एक तरफ डालो अधिशोषण और एक तरफ डाल दो आप अवशोषण। ठीक है सर, अवशोषण। अच्छा, अधिशोषण अवशोषण की परिभाषा मैंने पीछे लिखवाई नहीं, होता क्या, एक छोटी सी परिभाषा याद कर लो। एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ के भीतर, एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ के भीतर एक समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। साइड में लिखो परिभाषा जो बोल रहा हूँ मैं, ऐसी ऐसी डेफिनेशन लिख ले करो यार, बड़े कमजोर टाइप के लगते हो यार। साइड में लिख ले करो कि एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ के भीतर एक समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो ये एक अंदर की घटना है और ये क्या है, एक बाहर वाली घटना है, यानी कि दिस इज ए सरफेस फिनोमेना, यानी कि ये क्या है, एक सरफेस घटना होती है और ये एक वर्क घटना होती है। चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ इस चीज़ को, ये क्या है, यह एक सरफेस घटना है, यह एक सरफेस घटना है। ठीक है, ये एक सरफेस घटना है, और ये क्या है, यह एक वल्क घटना है। वल्क मतलब अंतरंग, अंदर वाली वल्क घटना है। ठीक है जो अवशोषक के भीतर होती है, जो अवशोषक के भीतर होती है। ठीक है, भीतर होती है, और ये जो अधिशोषक के
पृष्ठ पर होती है, ठीक है, जो अधिशोषक के पृष्ठ पर होती है। ये पहला डिफरेंट हो गया। ओके ओके सर, समझ गए। अच्छा, दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर ये कि मान लो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास अधिशोषक है ठोस, तो यहाँ जो अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता होगी यानी कि एडसोर्बेट की सांद्रता होगी वो अलग होगी और भीतर क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। यानी कि एडसोर्बेट की सांद्रता भीतर की अपेक्षा सरफेस पर अलग होती है, जबकि इसमें क्या होता है, सभी जगह समान होती है क्योंकि एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो मैं यहाँ दे जाऊँ एडसोर्बेट, ओके, एडसोर्बेट की जो सांद्रता है, ठीक है, वो भीतर की अपेक्षा कैसी होती है, भिन्न होती है, भिन्न होती है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर अधिक ही होती है और हो सकता है कम भी हो। और इसमें क्या होता है, सभी जगह समान होती है, सभी यानी कि एडसोर्बेट की सांद्रता सभी जगह कैसी होती है भाई, समान होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर एक और आता है इसका। थर्ड नंबर ये आता है कि जो अधिशोषण होता है ना वो प्रारंभ में तेजी से होता है। जैसे आप बाइक से कहीं घूमने जा रहे हो तो धूल आपके कपड़े पे ज़्यादा जमा होगी, फिर बाद में धीरे धीरे घटने लगेगी क्योंकि बहुत सारी धूल आपके कपड़ों पे जमा हो गई है, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा धूल आएगी वो टकरा के कण इधर उधर दौड़ते रहेंगे, तो अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया समान रूप से होती है ना। यानी कि अधिशोषण प्रारंभ में क्या होता है, अधिशोषण प्रारंभ में तेजी से होता है, ठीक है, तथा साम्य स्थापित होने के पश्चात धीरे धीरे होता है, ठीक है। और इधर जो है ना, इधर भैया संपूर्ण प्रक्रिया कैसी होती है, एक समान होती है, संपूर्ण प्रक्रिया एक समान होती है, ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया एक समान होती है। चलिए मैं एग्जाम्पल भी लिख दूँ, एक एग्जाम्पल, जैसे देखो, जैसे वही सिलिका जेल द्वारा, ठीक है, सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, ठीक है। और इधर ले लो आप, इधर है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ठीक है, जल वाष्प का अवशोषण। यह बहुत केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड ये जल वाष्प को या जल को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको शुष्क कर देता है, शुष्क अवशोषण, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है। एक आता है शोषण, वह प्रक्रिया यानी कि जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होते हैं तो उसे शोषण कहते हैं। एक आता है विशोषण, अधिशोषण के व्युत्क्रम को विशोषण कहते हैं, यानी कि अधिशोषक से यानी कि एक पदार्थ के अणुओं को दूसरे पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। एक पदार्थ के अणुओं को दूसरे पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन का हटाना, बिल्कुल अधिशोषण का उल्टा होता है विशोषण। चलिए इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों के तीनों अंतर मैंने लिखवा दिए हैं, किसमें, अधिशोषण और अवशोषण में। कुछ भी आए इससे बेसिक क्वेश्चन आराम से कर दोगे। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।